Hello everyone, this is Shreya Singh and in this video we are going to discuss on the topic financial administration. Okay, तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ वन लाइनर्स लिए हैं और फिर बाद में हम लोग MCQ से कंटिन्यू करेंगे. So let's start with the topic. Financial administration is responsible for the बजटिंग एंड स्पेंडिंग ऑफ द पब्लिक मनी. ठीक है, तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन नाम से ही पता चला है फाइनेंसेस का एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो कहाँ पे एक्सपेंडिचर्स कितने एक्सपेंडिचर्स हैं वो खर्च हो रहे हैं, कितना इनकम आ रही है. ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है, और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मेन मतलब ही यही होता है कि गवर्नमेंट का पूरे फाइनेंसेस को देखना. ठीक है, जिस तरीके से घर में हमारे हाउस होल्ड का एक पूरा एक एस्टिमेट निकाला जाता है, बजट निकाला जाता है और पूरे उसको देखा जाता है कि अच्छा यहाँ पे इस एरिया पे इतना पैसा लगेगा, इस एरिया में इतना लगेगा. इन द सेम वे पूरी कंट्री का पूरे पूरे नेशन का जो कुछ भी जितना भी उसका इकोनॉमिक कंडीशन जब उसके फाइनेंसेस होते हैं वो सब मैनेज किए जाते हैं बाय द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बजटिंग एंड स्पेंडिंग ऑफ द पब्लिक मनी. इट ऑल्सो इंक्लूड्स auditing income, expenditures, receipts and disbursements and accounting for the funds needed to be expended on public services. ठीक, जितना भी इनकम है, एक्सपेंडिचर है, रिसिप्ट्स हैं, डिसबर्समेंट्स हैं, फंड्स वगैरह हैं, वो सभी चीज़ें आपके फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में होती हैं. ठीक, और एट द लास्ट उसका ऑडिटिंग किया जाता है और अकाउंटिंग किया जाता है कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना लिमिट करना चाहिए, कौन से एरिया में ज़्यादा और लगेगा. तो सारी चीज़ें हम लोग कलेक्टिवली उसको फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट, और इसी में ही जो है एनुअल बजट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी वो देती है. ठीक है, एंड जो हमारा फाइनेंशियल ईयर इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. एंड तो हर साल फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है बजट को लाती हैं, इंट्रोड्यूस करती है. और द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड इन 1947. बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. आगे पढ़ेंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 5 डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो उसमें से जो बजट है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आता है. एट द प्रेजेंट 2023 में जो अभी साल जो बजट आया था इन द फेब्रवरी, उसमें जो हमारा विजन है, जो हमारा थीम है, इट इज़ नोन एज अमृत काल. ठीक है, इट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ अमृत काल. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और this is articulated in the union budget for the financial year 2023 to 24, centered around the opportunities for the citizens. We focus on the youth growth and job creation. ठीक है, मतलब फुल फोकस है अपॉन द यूथ, अपॉन द जॉब एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रिसोर्सेज. ठीक है, उन सब पे अमृतकाल जो है उसका मेन पर्पस, उसका मेन फोकस इन्हीं सब पॉइंट्स पे है. ठीक है, नाउ Amrit Kal refers to a pivotal movement which the gates of pleasure are made accessible for the human beings, angels and monsters. ठीक है, ये उसका मीनिंग है, इसको भी याद कर लीजिए. refers to the pivotal movement when the gates of the pleasures are made accessible for the human beings, angels and monsters. Traditionally, Amrit Kal refers to the most auspicious period to start a new project or a business. ठीक है, तो it refers to as a auspicious period. Kal means time. ठीक है, अमृत काल. ठीक है, तो दिस इज एन ऑस्पिशियस पीरियड फॉर स्टार्टिंग एनी न्यू प्रोजेक्ट. ठीक है, अब इसके एजेंसीज के बारे में देखेंगे हम लोग. तो देर आर द 5 एजेंसीज, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर्स विद इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, यहाँ पे 5 एजेंसीज हैं विद इन दिस फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, फाइनेंस कमीशन, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एंड द पार्लियामेंट्री कमिटीज. ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा. Then the president has a control over the purse of the nation. The annual budget has to be placed before the president before introduced in the parliament. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले जो बजट होता है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है. ठीक है, एनुअल बजट होता है, हैज टू बी प्लेस बिफोर द प्रेसिडेंट बिफोर बीइंग इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट. The president has been authorized by the Article 280 to appoint a finance commission consisting of a chairman and other members. ठीक है, then the members of the finance commission are elected for after every 5 years. तो हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स जो इलेक्ट किए जाते हैं, and by passing a law, and the law proposal originates in the parliament in the form of a bill. ठीक, ओके, सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ बिल्स दैट कम अप बिफोर. तो 4 तरीके के बिल होते हैं. एक हमारा ऑर्डिनरी बिल होता है, एक हमारा मनी बिल होता है. ठीक है,
तो ये तो सबको पता है। ऑर्डिनरी बिल इज ऑल्सो नोन एज नॉन मनी बिल, ठीक है। तो एक हमारा ऑर्डिनरी बिल हो गया, एक हमारा मनी बिल हो गया। देन देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स, तब भी कोई अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन आता है या कोई भी बिल लॉ लाना रहता है तो उसके लिए अमेंडमेंट बिल्स आते हैं, ठीक है। एंड देन देयर इज अ बजट, ठीक है। तो देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ बिल्स। Then the ministry prepares the budget. The budget is presented in two parts. तो ministries बनाती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है हमारा बजट, और दो पार्ट्स में जो है हमारा बजट प्रेजेंट होता है। वन इज द रेलवे बजट एंड सेकंड इज द जनरल बजट, ठीक है। रेलवे जो है पहले एक ही बजट होता था, लेकिन बाद में आफ्टर 1921 आफ्टर द एडहॉक कमेटी, तो एडहॉक कमेटी के रिकमेंडेशन थे, रेलवे को जनरल बजट से अलग कर दिया गया था इन 1921, ठीक है ना। अलग क्यों किया गया था? क्योंकि एक ये चीज़ आ रही थी कि भाई रेलवे एक डिफरेंट मिनिस्ट्री है, एक बहुत ही बड़ी मिनिस्ट्री है, और उसका अपना खुद का मतलब दो दो पर्पस थे उसके। पहला था कि जितना भी उसका प्रॉफिट होगा रेलवे से आएगा, रेलवे मिनिस्ट्री का जितना भी प्रॉफिट होगा वो उसी के ही काम में यूज़ होगा, ठीक है, वो रेलवे में ही यूज़ होगा। एंड सेकेंडली जो था वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से था, ठीक है। इट वॉज फॉर द बिजनेस पर्सपेक्टिव इन द रेलवे, विद इन द रेलवे मिनिस्ट्री। तो ये दो चीज़ें थी, बिजनेस पर्पस के लिए, दूसरा प्रॉफिट मेकिंग के लिए। तो द मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स द बजट इन द टू पार्ट्स, वन इज द रेलवे एंड द जनरल बजट। और जनरल तो आपको पता ही है जो हर साल आता है बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। देन रेलवे बजट इज प्रेजेंटेड बाय द रेलवे मिनिस्टर वाइल द जनरल बजट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि रेलवे बजट जो था इट दोनों सेपरेट हुए थे 1921 में, ठीक है, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द एडहॉक कमेटी। देन फाइनेंस बिल क्या होता है? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो वही चीज़ मैंने लिए हैं टर्म्स भी। फाइनेंस बिल होता है कंटेन्स गवर्नमेंट प्रपोजल फॉर रेजिंग द रेवेन्यू, जितना भी रेवेन्यूज आते हैं, जितने भी इनकम होती है, वो सब के सब जो है आपका फाइनेंस बिल में आता है। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? समटाइम द लोकसभा पासेज द वोट ऑन अकाउंट, लोकसभा पास करती वोट अकाउंट हो। अब वोट ऑफ अकाउंट stays valid for the 2 months when the passage of the budget is delayed, ठीक है। when the passage of the budget is delayed for some reason during an election year, it is valid for 3 to 4 months. As a convention, vote on account is treated as formality and passed by the Lok Sabha without the discussion, and thus the House is able to consider the budget is at a convenient time, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने बताया था कि 5 कमिटीज होती हैं, देयर आर 5 डिपार्टमेंट्स, ठीक है। देयर आर 5 डिपार्टमेंट्स विद इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। वन इज इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक। तो एक इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू होता है, देन फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, देन इन्वेस्टमेंट, ठीक। इसको याद रखिएगा। देन CAG, कैग कैग भी आपके सिलेबस में है। सो कैग ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट द यूनियन एज वेल एज अ स्टेट लेवल, ठीक। और कैग का फंक्शन क्या होता है? कैग वो सभी ऑडिट, कैग का जो मेन पर्पस होता है, मेन फंक्शन होता है, वो होता है फॉर ऑडिटिंग ऑल द गवर्नमेंट अकाउंट्स, ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स हो या वो ऑर्गेनाइजेशंस के भी, ऑफिस के भी अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। एंड अकाउंटिंग इनका काम नहीं होता है, ठीक है। अकाउंटिंग का काम पहले करते थे कैग्स, लेकिन बाद में आफ्टर आई डोंट रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर ईयर, आफ्टर दैट द कैग स्टार्टेड डूइंग ऑडिटिंग, ठीक है, ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑफिसेस, ठीक है। और कैग की जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं दे हैव बीन ऑडिटेड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। अगर आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी पे या एस्टिमेट कमेटी पे या पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे एक सेपरेट लेक्चर्स चाहिए, एक सेपरेट उस पर भी अगर MCQs और नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। देन द रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट 1921, डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर उसके बाद आता है द मनी लेफ्ट अनस्पेंट इन अ ईयर ऑल्सो लैप्स टू द पब्लिक ट्रेजरी। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ें द रूल ऑफ लैप्स, ठीक है। तो रूल ऑफ लैप्स भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको हम लोग मार्च ईयर भी कहते हैं आई गेस। देन मनी, इसमें क्या होता है कि विच एवर द मनी इज लेफ्ट अनस्पेंट विद इन द ईयर must also lapse to the public treasury. Government should not be able to spend it unless it is re-sanctioned in the next year's budget, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लैप्स एंड इज यूजफुल एज एन इफेक्टिव टूल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि हर एक ईयर में हर एक मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को उसका सेपरेट बजट दिया जाता है, हर एक स्टेट को, ठीक है, एक सेपरेट बजट दिया जाता है। एंड वो लोग क्या करते हैं, जो स्टेट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, कि पूरे साल भर में दे आर नॉट स्पेंडिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी इन द प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट वर्क, or when it is about to end of the coming to the end of the financial year, then they start spending on the development projects works, ठीक है। तो तब फिर वो स्टेप लेते हैं एंड ऑफ
द ईयर जितना भी अमाउंट, जितना भी फंड बचा होता है वो कैरीड फॉरवर्ड होना चाहिए विद इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जब तक कि वो कैरीड फॉरवर्ड नहीं होगा तब तक द गवर्नमेंट शुड नॉट बी एबल टू स्पेंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही है, तो इसी को हम लोग रूल ऑफ लैप्स पॉलिसी कहते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। Then moving forward to the various principles of the budget, then there's a principle of annuality, rule of lapse, फिजिकल डिसिप्लिन, इंक्लूसिवनेस, एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। देखिए अलग अलग साइट्स पे, अलग अलग चैनल्स पे आपको अलग अलग प्रिंसिपल्स मिलेंगे, बट जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थे तो वो मैंने टॉप 6 यही लिखे हैं। दैन टाइप्स ऑफ बजट में भी सेम है, कहीं पे आपको 10 मिलेंगे, कहीं पे 7 मिलेंगे, कहीं पे कुछ मिलेंगे। तो जो जितने भी मुझे कलेक्टिवली मिले थे मैंने सारे इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और देन मूविंग फॉरवर्ड टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस there. Which of the following statement is correct about the budget? So option A, it is a statement of financial position for the future period, setting out proposed expenditure means of financing it. Article 111 of the Constitution requires the government to present a parliament a statement of estimate, receipts and expenditures in respect of every financial year. So which of them is correct? Option 1 is correct, that जो बजट है हमारा, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फ्यूचर पीरियड। ठीक है, सेटिंग आउट प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स एंड मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग इट। ठीक है, तो असली बात है कि जो भी मीन्स जितना एक्सपेंडिचर है वही आपके बजट में आता है। एंड ये आर्टिकल 111 नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नॉट आर्टिकल 111, जो कि बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द गवर्नमेंट ऑफ द प्रेजेंट पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसेप्शन इतना। तो दिस नीड्स टू बी करेक्टेड। देन moving forward to question number 2, of which of the following is related to the operation green mission? So this is production of tomato, onion and potatoes. ठीक है, then which of the following policies bring 5 lakh acres under the organic farming? So option B is correct, परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, तो ये which bill was proposed to be passing to solve the problems in infrastructure contracts, PPP and the public utilities? तो विच वन इज करेक्ट इन दिस पब्लिक यूटिलिटी रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिल। ठीक, देखिए ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा कि अच्छा इसका आंसर ये है। देन द सर्विस टैक्स टू बी एग्जेम्प्टेड ऑन जनरल इंश्योरेंस स्कीम्स अंडर विच स्कीम? तो सर्विस टैक्स टू बी एग्जेम्प्टेड ऑन जनरल इंश्योरेंस स्कीम अंडर द निर्माया स्कीम। ठीक है, अंडर द निर्माया स्कीम। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट बता दूँ कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो बजट है वो कहीं पे भी उसका वर्ड मेंशन नहीं है। ठीक है, हर जगह आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मिलेगा। ठीक है, एंड विद इन द आर्टिकल 112 आपको जो है ये एनुअल स्टेटमेंट के बाद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया है। सो दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी एंड पब्लिक फंड। All revenues raised by the government, money borrowed, receipts from loans given by the government flow into the consolidated fund of India. Article 112 of the Constitution requires the government to present to Parliament a statement of estimated receipts and expenditures in respect of every financial year. ठीक है, तो which of them are correct? तो all of the three are correct. ठीक है, all of the three are correct। कैसे? क्योंकि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल 3 पार्ट्स में होता है, कंसोलिडेटेड होता है, कंटिजेंसी होता है, पब्लिक अकाउंट होता है। ठीक है, तो ये तीनों आ जाएंगे इसमें। और देखिए कंसोलिडेटेड फंड होता है जितना भी इनकम है, जितनी भी इनकम आ रही है, जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो सब के सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है जाता है। ठीक है, तो वो सब इट इज़ लाइक अ करेंट अकाउंट। ठीक है, देन कंटिजेंसी फंड जो है वो नाम से पता चला है कि इमरजेंसी फंड है, वो सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे ही इस फंड को निकाला जाता है। देन पब्लिक अकाउंट, तो पब्लिक अकाउंट में वही सारी इनकम्स एंड इनकम्स आती हैं जो कि गवर्नमेंट बोरो करती है फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, इट इज़ लाइक अ लाइबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट की आज वो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो लोगों से ले रही है और कल उसको वापस करना है। ठीक है, तो एक जैसे वो पब्लिक अकाउंट है। ठीक है ना, तो वो पैसे तो हैं उसमें, तो लेकिन वो लोगों दे आर ऑफ द पब्लिक। ठीक है, दे आर ऑफ द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू रिटर्न देम आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऑल द रेवेन्यूज रेज्ड बाय द ऑल द रेवेन्यूज रेज बाय द गवर्नमेंट, मनी बोरो रिसिप्ट्स, तो ये वही मैंने बताया कि सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आती हैं। ठीक है, देन आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट, तो ये हमारे आर्टिकल कैसे मेंशन है? 112 मेंशन है। ठीक है, जो हमारा मनी बिल है ना, जो हमारा मनी बिल है, दिस मनी बिल इज विद इन द आर्टिकल 110।
ठीक है। दिस दिस मनी बिल जो हमारा है वो 110 आर्टिकल में है। और इसमें जो हमारा ये है आर्टिकल 112, इसमें हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। So here we go with the next question. Which of the following yojana gave nominal premium and highest ever compensation in case of crop loss? तो जब भी कोई क्रॉप जो है क्रॉप का फेलियर हो जाता है, तो उस टाइम पे बीमा फसल योजना, ठीक है, आपका पीएम फसल बीमा योजना, इस योजना के तहत आपको जो है यू विल गेव द नॉमिनल प्रीमियम एंड हाईएस्ट एवर कंपनसेशन, ठीक है, तो आपको कंपनसेशन मिलता है। देन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द मुद्रा योजना। इट हैज़ बीन इनिशियली फॉर्म एज अ होली ओन्ड सब्सिडारी ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी with 100% of capital being contributed by it. Then second option, according to this yojana, a loan is issued through Mudra credit card with a pre-assigned credit or limit and the repayment tenure is as high as 7 years, ठीक है, तो इसमें भी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। Then consider the following statement. Budget is the process of preparing business estimates. Budget control is a means to achieve performance on the basis of budget. Budgetary control is a wider concept whereas budget and budgeting are the narrower concept. तो इसमें ऑप्शन हमारा बोथ सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट है? दिस इज द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन, ठीक है, दिस इज द थर्ड वन। तो इसमें क्या चीज़ क्या आता है कि बजट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बिजनेस एस्टिमेट्स, ठीक है। तो business estimate. Budgetary control is a means to achieve performance on the basis of budget, and budgetary control is wider concept, whereas a budget and budgeting are the narrower concept. Okay. According to 2018-19 budget speech of Arun Jaitley, India is at the third rank on the basis of what? It is on the basis of PPP, purchasing power parity. Okay. What do you mean by the physical फेडरलिज्म? देखिए, फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है? रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट फेडरल का मतलब ही ये चीज़ होता है ना कि यूनियन सेंट्रल में एक स्टेट में है, तो वही चीज़ है कि फाइनेंशियल रिलेशन होता है बिटवीन द यूनिट ऑफ गवर्नमेंट इन अ फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। Select the incorrect phase of the budget process in India: budget formulation, budget enactment, budget execution, and judicial review. तो budget formulation में देखिए क्या है? The preparation of the estimates of expenditures and reserves for the ensuing financial year. Budget enactment, approval of the proposed budget by the legislature through the enactment of financial bill and appropriation bill. Then execution, enforcement of the provisions in the Finance Act, Appropriation Act by the government, collection of receipts, making disbursement for various services as approved by the legislature. And D, judicial review of the budget implementation, orders of government financial operations on behalf of the legislature, ठीक है। तो हमें पता है कि बजट फॉर्मुलेशन आता है, इनैक्टमेंट आता है, एग्जीक्यूशन आता है, बट हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहीं पे भी नहीं देखते, तो दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। देन हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? दिस इज शान मुखन चेट्टी, ठीक है, शान मुखन चेट्टी, याद कर लीजिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट कंपोनेंट्स ऑफ द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, एक्सपेंडिचर बजट, इसमें बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट। आपका रेवेन्यू बजट आता है और कैपिटल बजट आता है। 300 अर्बन क्लस्टर्स टू बी सेट अप अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स? अंडर द श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन, ठीक है, अंडर द Shama Prasad Mukherjee mission. In which of the following is not the objective of the Indian budget? To achieve the social stability is not the objective of the objective of the Indian budget, ठीक है। To manage and proper distribution of resources, तो वो manage करते ही हैं। To reduce inequalities in income and wealth भी उसका function है, but which is not the objective? To achieve the social stability, ठीक है। Which of the following is most likely to cause current account deficit? तो current account deficit कौन cause करेगा? So this will be रिड्यूस एक्साइज ड्यूटीज ऑन स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, गोल्ड या एक्सपोर्ट ऑफ अनियंस। तो इसमें तीनों ही ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, ऑल ऑफ देम। देन एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। देखिए, टाइप्स ऑफ बजटिंग में आपका जीरो बेस्ड बजटिंग भी आता है। तो इन दैट कंटेक्स्ट इट वाज फर्स्ट टेकन अप इन द यूनियन बजट इन 1987. It was based on prioritizing all government expenditures, and there is a cost benefit analysis on all the schemes, and most important ones are kept alive if they are working well. तो इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ठीक है।
So it was first taken up in India in 1987 and prioritizing all government expenditure. देखो जीरो बजट में क्या होता है कि whenever this budget is out, जब भी जीरो बेस्ड बजट किसी को दिया जाता है तो उस समय पे उसको पूरा इंफॉर्मेशन इन डिटेल वे में देना पड़ता है फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द जीरो, ठीक है। फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल द आउटकम आपको पूरा हर एक एक चीज़ जो है रिपोर्ट आपको देनी पड़ती है, ठीक है। तो उसको जीरो बेस्ड बजटिंग कहते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट? वोट ऑन अकाउंट हम लोगों ने ऊपर देखा था क्या होता है। वोट ऑन अकाउंट बाय रेगुलर गवर्नमेंट, ठीक है, दिस इज अकाउंट इज मेंटेन बाय रेगुलर गवर्नमेंट, while जो इंटरिम गवर्नमेंट है इट इज अ प्रोविजन यूज बाय अ केयर टेकन गवर्नमेंट। A vote of account only deals with expenditure in government budget, while an interim budget includes expenditures and receipts. It may be both the options are correct. With reference to the Indian public finance, consider the following statement: disbursements from the public account of India are subject to the vote of Parliament. The Indian Constitution provides for the establishment of the consolidated fund, a public account, and a contingency fund for each state. Then, third, appropriation and disbursements under the railway budget are subject to the same form of parliamentary control as other appropriations and disbursement. तो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड are correct, ठीक है। The authorization of for the withdrawal of the fund from consolidated fund of India must come from the Parliament of India, ठीक है। तो जितने भी ऑथराइजेशन होता है वो कहाँ से आता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से आता है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग गलती से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करके चले आते हैं, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही होगा। बिना उनके ऑथराइजेशन से आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। द वोट ऑन अकाउंट इज पास्ड आफ्टर द जनरल डिस्कशन। Then arrange the following stages in the enactment of the budget in proper order. General discussion है, appropriation bill है, finance bill है, voting of the demand है for grant and presentation to the legislature, ठीक है। तो इसको हमको एक ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रेजेंट करते हो ना लेजिस्लेचर में, उसके बाद ही तो उस पर जनरल डिस्कशन होता है। तो पहले आप प्रेजेंट करोगे, उसके बाद जनरल डिस्कशन होगा, देन अप्रोप्रिएशन बिल दिया जाएगा, देन फाइनेंशियल बिल दिया जाएगा, ठीक है। देर इज नो फिफ्थ प्रोसीजर, ठीक है। जो फिफ्थ वाला स्टेप है ना वो नहीं होता है, वोटिंग ऑफ द डिमांड्स फॉर ग्रांट, ठीक है। तो ये स्पेशल कंडीशन में होता है। तो ये होगा फिफ्थ होगा, देन तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द फर्स्ट इज फिफ्थ, देन फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, ठीक है। which of the following documents are presented to the legislature along with the budget? तो एक मेमोरेंडम जाता है, एक अप्रोप्रिएशन बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, एक टैक्सेशन वाला पूरा रिव्यू जाता है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर बी प्रेजेंटेड, समरी फॉर द डिमांड्स आर आल्सो बीन टेकन, ठीक है। तो जब भी फाइनेंस मिनिस्ट्री जब भी बजट प्रेजेंट करती है विद इन द पार्लियामेंट, तो अपने साथ वो ये पांचों डॉक्यूमेंट को लेके जाती है। इसके साथ साथ टैक्सेशन वाला भी होता है, ठीक है। The number of demands in the general budget for civil expenditures are 103. The word budget जो है वो mentioned ही नहीं है, ठीक है। It's not mentioned in which of the articles of the constitution. तो वही चीज़ है यहाँ पे mentioned ही नहीं है, इसलिए option D is correct, none. The budget was formally introduced in India in 1860, ठीक है। वेरी स्टार्ट में, और ये तो कहा था कि भाई 1947 में है, लेकिन उससे पहले भी जो उसके प्रोविजंस वगैरह आए थे वो 1860 से ही वो इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। कंसेप्ट जो था वो 1860 में आया था। The current statement about the public account of India are: the public account is a fund to which all public money is received by or on behalf of the government are credited. वही मैंने बताया कि जितना भी पब्लिक मनी होता है ना वो सब पब्लिक अकाउंट में आता है। नो लेजिस्लेटिव अप्रोप्रिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो कोई भी लेजिस्लेटिव अप्रोप्रिएशन नहीं चाहिए होता है, इज रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट। लेजिस्लेटिव अप्रोप्रिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो ये दोनों अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। Then option 4, all public monies other than those credited to the Consolidated Fund of India which are received by on behalf of the government are credited to the public account. It is operated by the executive action, ठीक है। So option C is correct, ठीक है। सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक। तो कौन सा हो गया आपका? सेकंड वाला करेक्ट है, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक। Which of the following statements are incorrect? Appropriation bill cannot be amended by the while the finance bill can be amended. Finance bill cannot be amended while the appropriation bill can be amended. Same procedures governs both the appropriation finance and appropriation bill, and the finance bill governed by different procedures. Appropriation bill cannot be rejected by the Rajya while finance bill can be rejected by. So option second, fourth and fifth are incorrect. कौन सा correct होगा? First and third. Appropriation bill cannot be amended while the financial bill can be amended.
एंड सेकेंड सेम प्रोसीजर गवर्न्स बोथ द अप्रोप्रिएशन ऑल्सो फाइनेंस ऑल्सो, ठीक है, तो कोई दोनों में डिस्टिंक्शन नहीं है और बाकी सारे रॉन्ग है। बट जब द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी, तो स्टैंडिंग कमेटी कौन सी नहीं है? पब्लिक अकाउंट, एस्टिमेट एंड पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड कंसल्टेटिव कमिटीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो देखिए इसमें से स्टैंडिंग कमेटी हमारी ये तीनों है, ठीक है, पब्लिक भी, एस्टिमेट भी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स भी है, तो विच इज नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक। Then option D is correct. Then the chairman of the Public Account Committee of the Parliament is appointed by the Prime Minister, Speaker of Lok Sabha, Chairman of Rajya Sabha, President of India. तो जो भी चेयरमैन होता है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा ही जो है इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, और उसमें यही अपॉइंट करेंगे। टोटल 15 मेंबर्स आर अपॉइंटेड, ठीक है, तो टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, बट फ्रॉम लोक सभा 15 मेंबर्स आर अपॉइंटेड एंड फ्रॉम द राज्यसभा 7 मेंबर्स आर अपॉइंटेड, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोक सभा, तो वो एस्टिमेट कमेटी में होते हैं, ठीक है, within the estimate committee. Then which of the following committees are held by the CAG in the work of exercising parliamentary control over the execution? तो इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ है पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक, या सीएजी जो है इन्हीं दोनों से कनेक्ट होता है, ठीक है, सीएजी connected with the these two committees, public account committee and committee on public undertakings, ठीक है, तो first and fourth are correct. After that, which of the following is the correct chronological order of the evolution of the given committee? Committee on public undertakings, estimate committee, public account committee. Then B, estimate committee, public account committee, committee on public undertakings. C, committee on public undertakings, public account committees, estimate committee. And D is a public account committee, estimate and the committee on public undertaking. So D वाला correct है हमारा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सबसे पहले हमारा पब्लिक अकाउंट आता है, फिर एस्टिमेट आता है, देन कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स आता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी? तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इज अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, कौन सा? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। देन joint sorry the consider the following statement regarding the public account committee. It examines the audit report of CAC. ये भी correct है। The suggestions made by the committee are necessarily adopted by the government, ठीक है, this is correct because it examined the audit report of the CAC. The suggestions made by the committee are necessarily accepted by the government. ये ज़रूरी नहीं है बिकॉज द सजेशंस जो भी मेड हैं दे आर नेसेसरली अडाप्टेड लिखा है यहाँ पे, तो नेसेसरली एक्सेप्टेड क्यों होगा, ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। Then it ensures the observations of the canons of financial propriety in all transactions, ठीक है, तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो तो वो लोग देखते ही हैं। देन द कमेटी फंक्शंस इन अ नॉन पार्टीशन मैनर, ठीक है, सो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट एंड सेकंड वन इज रॉन्ग। देन which of the following committees recommended for the creation of the committee on the public undertakings? तो पब्लिक अंडरटेकिंग किस कमेटी के अंडर आया था? अंडर दी कृष्णा मेनन कमेटी, ठीक है, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द कृष्णा मेनन कमेटी। Then which one of the following pair is not correctly matched? Committee on petition, standing committee to inquire, committee on government assurance, standing committee to scrutinize, then committee on subordinate legislation, standing committee to inquire, select or joint committee on bills, ad hoc committee. तो which is correctly matched पूछा, which is not, which pairs is not correctly matched? तो committee on subordinate legislation, standing committee to inquire, ठीक है, तो this is the wrong one, this is the wrong, ठीक है, so this is not correctly matched। बाकी सारे के सारे करेक्ट है यहाँ पे। पिटिशन वाला स्टैंडिंग कमेटी टू इंक्वायर से आता है, गवर्नमेंट एश्योरेंस आता है, देन स्क्रूटनाइज वाले से जॉइंट कमेटी बिल ऑन एड हॉक कमेटी, ठीक है। सो दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ द मॉड्यूल। होप आपको समझ में आया होगा। एक दो बार और इस वीडियोस को देख लीजिएगा तो आपको एमसीक्यूज अच्छे से जो है समझ में आ जाएंगे अच्छे से, फिर आप भूलेंगे नहीं उसको। इट विल बी हेल्पफुल टू यू, तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई और अच्छी लगी कि नहीं लगी। एंड सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।